नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको क्षितिज आपकी हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 जिसका गद्य खंड का पाठ पहला प्रेमचंद पढ़ाऊंगी। दो बैलों की कथा कहानी है ये, और इसके लेखक है प्रेमचंद। तो देखिए, प्रेमचंद जी की जो ये कहानी है दो बैलों की कथा, मैं ये आपको 3 चरणों में 3 भागों में पढ़ाऊँगी। इसके लेखक का नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था, जो असली नाम था, वो धनपत राय था। इनका जन्म 1880 लम्ही गांव बनारस में हुआ था और मृत्यु हुई थी उनकी 1936 में। और इनके गद्य की जो भाषा है वो सरल है, सीधी है, और इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग किया है। और मुहावरेदार भाषा से इनकी भाषा जो है और ज़्यादा प्रचलित हो गई है, और लोक प्रचलित शब्दों का भी इन्होंने अपनी कथाओं में, अपनी कहानियों में प्रयोग किया है। देखिए, प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में भी था। बहुत ही इनकी जो आर्थिक स्थिति थी घर की वो अच्छी नहीं थी, फिर भी इन्होंने BA तक पढ़ाई की और इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। परंतु असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, इस कारण से इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, और अपने कार्य के प्रति, अपने लेखन कार्य के प्रति और अपना जो भी कार्य था उसके प्रति पूरी तरह से ये समर्पित रहते थे। और इस तरह से 1936 में इनका देहांत हो गया। प्रेमचंद की जो कहानियाँ वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। और देखिए, जैसे इनकी कहानियाँ उपन्यास में बताती हूँ। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और इन्होंने हंस, जागरण और माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद को साहित्यिक और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। इन्होंने किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, बदलाव का शोषण, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक है, और उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों का भी अद्भुत वर्णन मिलता है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख बात मानी जाती है, और इनके लेखन की विशेषता भी यही है। इनकी भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार तथा इन्होंने अपनी भाषा में लोक प्रचलित शब्दों का भी ज़्यादा प्रयोग किया है। अब देखिए, इस कहानी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी का एक छोटा सा परिचय दे रही हूँ। ये कहानी है दो बैलों की कथा। अब इन दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने समाज में हो रहे पशुओं के साथ, किसान समाज के साथ जो शोषण होता है उनका समाज में, उन्हें गुलाम बना के रखा जाता है, इस बारे में इस संबंध में वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती है। वैसे सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए बार बार संघर्ष हमें करना ही पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन के भाव से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग भी विकास किया है। अब देखिए, दो बैलों की कथा, मैं आपको ये कहानी समझाने जा रही हूँ। जूरी काची के 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती। देखिए, जूरी काची बैलों का एक मालिक है जिसका नाम जूरी काची है, और इसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पचाई जाति के थे। दोनों ही बैलों की जो जाति होती है उसमें पचाई जाति के थे। देखने में बहुत ही सुंदर थे, काम में चौकस यानी बहुत ज़्यादा चतुर थे, डील में ऊँचे यानी उनका शरीर भी बहुत ही हट्टा कट्टा था। इस प्रकार से बहुत दिनों तक साथ रहे थे। दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों बैल जब बहुत दिनों से साथ में रहे तो दोनों में भाईचारा हो गया था। मतलब दोनों भाई की तरह, अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में, मुख यानी गूंगी भाषा में, गूंगा, मुख यानी गूंगा, ठीक है, गूंगी भाषा में आपस में बात करते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों ही आपस में बात कर रहे थे, तो उनमें ऐसी जूरी काची को लगा कि इनमें ऐसी कोई शक्ति है जिसके कारण से ये दोनों आपस में मुख भाषा में भी बात करते हैं। तो लेखक कह रहा है कि जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने का मतलब अवश्य ही इनमें ऐसी कोई शक्ति है जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ कैसे प्रेम प्रकट करते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी आपस में सींग मिला लिया करते थे, और विग्रह के नाते सींग मिलाना, देखिए बैल जो होते हैं, बैल या पशु जो गाय भैंस वगैरह होते हैं, आपस में सींग मिलाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लड़ना। लेकिन ये लड़ाई के हिसाब से अपने सींग नहीं मिलाते थे। ये दोनों विनोद यानी हंसी मजाक के रूप में अपने सींगों को मिलाते थे और मस्ती करते थे।
इनमें आत्मीयता का भाव था और दोनों में घनिष्ठता हो गई थी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, अब देखिए इन दोनों में इतनी समझ थी कि जब इनको हल या गाड़ी में जोत दिया जाता था तो दोनों क्या करते थे, एक जना अपने ऊपर सारा भार ले लेता था, ताकि वो सोचता था कि मैं अपने दोस्त को ये भार नहीं देने दूँ, और दूसरा भी यही सोचता था। मतलब दोनों एक दूसरे की सहायता हर समय करते रहते थे। इस प्रकार शाम को जब इनको खोल दिया जाता था तो ये अब एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटाते थे, और फिर इनको भूसा मतलब खली और भूसा इनको मिल जाता था खाने के लिए, और एक साथ नांद में मुँह डालते थे। नांद उसे कहते हैं जो मिट्टी का पात्र बना होता है, मिट्टी का एक बर्तन होता है, बड़ा सा पात्र होता है, उसमें गाय भैंसों को चारा डाला जाता है, उसे कहते हैं नांद। ठीक है, तो दोनों एक साथ मुँह डालते थे। तो एक जना क्या करता था, अपना मुँह हटा देता था नांद में से, ताकि दूसरे को बहुत सारा खाने को मिले। तो दूसरा भी ऐसा करता है, मतलब एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से मतलब एक दूसरे के प्रति इतनी घनिष्ठता हो गई थी कि एक दूसरे को दुख भी नहीं देते थे। एक बार संयोग की बात है कि झूरी जो इनका मालिक था उसने उन दोनों को ससुराल यानी किसी के हाथों बेच दिया। यानी जो झूरी काची था उसने अपने साला, उनका जो साला था जिसका नाम गया था, उसको बेच दिया था। तो उसको जब बेच दिया तो दोनों को बहुत ही गुस्सा आया कि हमें इस तरह से क्यों बेचा गया। तो गया जो था वो इनको मारते मारते अपने गाँव लेकर गया। जब वो उनको लेकर गया तो दोनों उसको पैरों से मार भी रहे थे, खींच भी रहे थे। इस तरह से वो दोनों बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वो उनको अपने गाँव ले गया। इस प्रकार से वो दोनों कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, वो दोनों आपस में बात करते कि ईश्वर ने उन्हें बोलने की समझ दी होती, वाणी दी होती, तो शायद वो झूरी से ज़रूर पूछते कि तुमने हमें क्यों निकाल दिया, हम तो बेचारे गरीब हैं, तुम्हारी सेवा में लगे हुए थे, तुमने हमें इस तरह से क्यों निकाल दिया, हमने तो तुम्हारी सेवा। और वो ये भी कहते कि हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर भी नहीं छोड़ी, अगर इतनी मेहनत से काम न चलता और काम ले लेते। मतलब उसने ये भी कहा, दोनों बैल ये सोच रहे थे कि यदि हमसे जितनी मेहनत कर रहे वो मेहनत कम थी तो हमसे और ज़्यादा मेहनत करा लेते, हमें भूखा मार देता, हमें खाना भी नहीं देता तो भी चलता, हम तो तुम्हारी चाकरी करते करते ही यानी तुम्हारी सेवा करते करते ही मर जाते, लेकिन हमें इस तरह से दूसरों के हाथों नहीं बेचना था। इस प्रकार संध्या का समय हुआ, दोनों बैल अपने स्थान पहुंच गए। पूरे दिन तो गया ने उनको हल जोताने के लिए खेत में जोत दिया था। फिर जैसे ही शाम हुई तो शाम को उनको खूंटे से बांध दिया, उनको चारा भी नहीं दिया और बेचारे पूरे दिन से भूखे मर रहे थे। इस प्रकार से दोनों ने क्या किया, अपनी मुख भाषा में तिरछी आंखों से एक दूसरे को देखा। और जब गाँव में सोता पड़ गया, कुछ दिनों तक वो उनके वहाँ रहे, और गाँव में जैसे ही सोता यानी अकाल पड़ गया, परेशानी आने लगी, तो दोनों वहाँ से दुम लगाकर भाग गए। अपनी बेड़ियाँ तोड़ दी उन्होंने और बेड़ियाँ तोड़कर वो वहाँ से भाग गए। जैसे ही देखा प्रातःकाल हुई तो झूरी ने देखा कि दोनों बैल वहाँ पर आ चुके हैं। मतलब वो दोनों भागते भागते अपने गांव वापस आ गए, अपने मालिक झूरी काची के पास वापस आ गए। और जैसे ही झूरी उठकर आया तो देखा कि उनके दोनों बैल वहाँ पर आ गए, तो वो बहुत खुश हुआ और इस प्रकार से उन दोनों को गले लगाया, छूने लगा। तो गाँव वालों ने भी इस अद्भुत दृश्य को निहारा और देखा, और गाँव वालों ने भी इसका समर्थन किया। और गाँव वालों ने कुछ ने रोटियाँ लाकर खिलाई, कुछ ने भूसा लाकर खिलाया, तो कुछ ने चौकर लाकर खिलाए। चौकर उसे कहते हैं जो जौ और गेहूं को छानने के बाद में जो गेहूं और जौ के आटे को छानने के बाद जो भूसा बचता है उसे बोलते हैं चौकर। तो इस तरह से गांव वालों ने भी उनका स्वागत किया। लेकिन जो झूरी की पत्नी थी उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि दोनों बैल यहाँ वापस आ गए, एक दिन भी वहाँ नहीं रह सके, दोनों के दोनों काम चोरे। वो जो उसकी स्त्री थी, झूरी काची की जो पत्नी थी, वो दोनों बैलों पे बहुत गुस्सा होती थी, उसे बहुत गुस्सा आता था, वो उन्हें नमक हराम कह के पुकारती थी। तो झूरी ने जब जैसे सुना कि उसकी पत्नी दोनों बैलों को नमक हराम कह रही, तो उसको भी गुस्सा आया और उसने कहा कि दोनों को नमक हराम क्यों कह रही हो, और इस तरह से दोनों आपस में लड़ने लग गए। तो उसकी पत्नी थी, उसने कहा कि अब भागकर तो आ गए हैं, लेकिन मैं इनको चारा और दाना पानी भी नहीं दूंगी। इस तरह से ये जिस भूखे मरते रहेंगे और अपने आप इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि हम वहाँ से भागकर नहीं आए होते तो अच्छा होता। इस प्रकार से दोनों बैलों को दिन भर झूरी ने भी खेत में जोता, और जैसे ही खेत में जोता तो वहाँ से शाम को जैसे ही वो घर आए तो झूरी की जो पत्नी थी उसने उनको सूखा चारा दिया, जिससे उनकी भूख भी नहीं मिट रही थी। इस तरह से दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे थे। अब पाठ का दूसरा भाग मैं कल पढ़ाऊँगी आपको।